हेलो हेलो हेलो, कैसी है जनता। तो शुरू करें आज का सेशन। 75 डे चैलेंज का आज है 6th डे, छठा दिन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं भी है यार। कई बार ना यहां से क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिलता है। यानी मोशन इन प्लेन में तीन टॉपिक, तीन सब टॉपिक। फर्स्ट वेक्टर, द सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव मोशन। ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड है और तीनों पोर्शन में कई बार क्वेश्चन मिल भी जाता है, कई बार नहीं मिलता है ना। तो यार ये एक अनसर्टेन सा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सर्टेन टॉपिक है। मतलब यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। मतलब इस टॉपिक से या इस मोशन इन प्लेन नामक टॉपिक से आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और कम से कम एक तो मिल ही जाता है। जेई में क्वेश्चन कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है और हमें यार ऐसे ही करके लगभग 200 से ज्यादा सब टॉपिक कंप्लीट करने हैं। और 200 टॉप सब टॉपिक कैसे फ्रेम में लेने, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो शुरू करें। ज्यादा समय यहां पे व्यतीत मैं करूंगा नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा थोड़ा गंभीर है। आपको पता है कि अगर मैं 1D या 2D या 3D की बात करूं, तो जब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपसे डिस्कस कर रहा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D, 2D और 3D। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक कोऑर्डिनेट में बदलाव आ रहा है, या तो केवल x कोऑर्डिनेट में बदलाव का आना, y कोऑर्डिनेट में बदलाव का आना, या फिर केवल z कोऑर्डिनेट में बदलाव का आना, उसे आप वन डायमेंशनल मोशन कहने लग जाते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट पहले 0,0 पे था और अब वो मूव करते करते x एक्सिस पे कहीं ना कहीं है, दैट इज x,0, मतलब केवल x कोऑर्डिनेट बदल रहा है। और अगर केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो सिचुएशन में मैं उसे नाम दे देता हूं वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? तो 1D है ये। वहीं पे अगर मैं दो कोऑर्डिनेट में बदलाव देख लूं, अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट में बदलाव होता हुआ दिखाई देता है, देख लेते हैं। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और एक ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसे मूव करना। तो जब मूव कर रहा है तो आपको पता है पहले उसकी पोजीशन 0,0 थी, अब उसकी पोजीशन यहां की अगर बात करें तो x एक्सिस और y एक्सिस तो उसका कुछ ना कुछ गैप है। द न्यू कोऑर्डिनेट इज x, y, यानी x 0 बदल के x हो गया, दूसरा 0 बदल के y हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन। आप इसे क्या कहने लग जाते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। वहीं पे अगर तीनों कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वेशन में है, तीनों कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वेशन में, यानी पहले एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0,0,0 पे थी, अब वो मूव करता हुआ कहीं पे एक जगह है जहां उसकी पोजीशन x, y, z है। पोजीशन यानी तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। तो 100% आपने एक बात नोटिस की होगी कि भाई पार्टिकल को हवा में आना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं, तीसरी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एग्जिस्ट कर रही है। तो x, y, z जो कोऑर्डिनेट है वो एयर में होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1D, 2D एंड 3D। एक कोऑर्डिनेट में बदलाव आ रहा है 1D, दो कोऑर्डिनेट में बदलाव आ रहे हैं 2D एंड तीनों यानी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट में बदलाव आ रहे हैं, आप उसे 3D नाम देने लग जाते हैं। क्लियर? क्लियर? तो 1D, 2D एंड 3D को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इसमें से अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऐसा समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैं एक एंगल पे थ्रो करूं ग्रेविटी के अंडर में। ध्यान से देखो, ग्रेविटी के अंडर में। तो अब मुझे बताओ, क्या ये आपको स्टेप से मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? कैसा? यानी अगर मैं यहीं पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट ने आपने v वेलोसिटी से थीटा डिग्री एंगल के साथ थ्रो कर दिया, यानी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा डिग्री। ये है वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना। तो मोशन आपको कुछ यूं देखने को मिलेगी, यानी पार्टिकल कभी न कभी यहां होगा। द पोजीशन इज x, y। पहले उसकी पोजीशन 0,0 भी थी, तो आपको यह बात तो नजर आ ही रही होगी कि ये एक टू डायमेंशनल मोशन है।
और ग्रेविटी के अंडर में भी है। देखो अब ध्यान से कि जब वो यहां होगा तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना ले लिया होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना ले लिया होगा। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है पार्टिकल का और वर्टिकल, यानी पार्टिकल हाइट पे भी मूव कर रहा है और आगे भी जा रहा है, हाइट भी गेन कर रहा है और आगे जा रहा है। दो डिस्प्लेसमेंट आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, पार्टिकल का ऊपर की तरफ जाना, पार्टिकल का ऊपर की तरफ जाना मतलब ग्रेविटी के अंडर में मोशन, या नीचे आना, पार्टिकल का ऊपर की तरफ जाना या फिर नीचे की तरफ आना, दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। अगर मैं इस पेन को एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करता हूं तो वो नीचे क्यों आएगा? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मुझे बताओ क्या ये पार्टिकल ऐसा सीधा ही चलता चला जाता? वो ग्रेविटी की वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशन पुलिंग फोर्स की वजह से मिलने वाला एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से आपको पता है यहां पे डायरेक्शनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2D, यानी ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी के अंडर में, के अंडर जब थीटा डिग्री, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट फेंका जाए, ऑब्जेक्ट फेंका जाए, तो ये जो मोशन है इस मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन प्लेन का एक एग्जांपल है, यानी कि एप्लीकेशन है। यानी मोशन इन प्लेन पढ़ते हुए टाइम हम एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? मुझे इस मोशन के बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करनी है। अभी तक जब मैं मोशन आपसे डिस्कस कर रहा था तो उस समय आप देख रहे थे कि पार्टिकल एक सीधी रेखा पे मूव कर रहा था, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था। यहां पे आप देख पा रहे हैं पार्टिकल एक सीधी रेखा में मूव नहीं कर रहा है। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है शायद आपको पता चल गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, क्यों पता चल गया होगा। अब इसके कंपोनेंट्स, इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ थॉट्स आपने फॉलो करने, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाया करोगे। पहली बात यह कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप 2D ना माने, आप इसे 1D एंड 1D, यहां पे आप उसे दो मोशन, यानी एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन में ही उसको डिवाइड करके चले। आप उसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिमाग में रखी ना। यानी जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं तो आपको पता है इस टाइप की एक मोशन दिखाई देती है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, यानी पार्टिकल ऊपर और नीचे आना और पार्टिकल का आगे भी मूव करना, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज y एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज x, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x, y। क्लियर? पार्टिकल को आपने कितनी वेलोसिटी थ्रो किया था? u वेलोसिटी से। अभी रिसेंटली हमने वेक्टर पढ़ा है कि जब कोई वेक्टर एक x प्लेन पे एग्जिस्ट करे तो उसको ब्रेक करके, उसको रिजोल्यूट करके एक्सिस पे ला सकते हैं, जिसके साथ एंगल बनता कोसाइन कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल नहीं बनता साइन कंपोनेंट देखने को मिलता है। क्लियर? क्लियर है? अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी इस पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया, ऊपर गया और नीचे आ गया। क्लियर? ठीक है, जब पार्टिकल यहां था तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना था। क्लियर? तो आपने ये थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, ये फीलिंग्स हैं क्या एक्चुअली, आपने ये मानना पड़ेगा कि यार मोशन दो हैं। कैसी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहां पे वर्टिकल मोशन, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखो, अरे बड़े आराम से सीख जाओगे। सोचो कि पार्टिकल यूं जा रहा है और यूं आ रहा है। क्लियर है? पार्टिकल आगे भी जा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो इस टाइप से मोशन को आप ऑब्जर्व करो। यहां पे मोशन को दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे कैसे ब्रेक करना है देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो सबसे पहले मैं इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्जर्व करता हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट्स को देखता हूं।
अब हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। आपने हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंका था? द आंसर इज u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना? दैट इज यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस मोशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस मोशन, इस मोशन को कंप्लीट होने में समय लगा, मान लेते हैं कैपिटल T। अगर मैं पूछूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 क्यों है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 क्यों है? क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। भाई एक्सेलरेशन तो तब आएगा ना जब फोर्स की बात होगी। ये आपने हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी में ले लिया, क्लियर है ना? अब चलो मैं वर्टिकल मोशन को अलग बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो प्लीज आप ध्यान से देखना, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यानी पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से फेंका था, तो u sin थीटा। वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है? वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज प्लस माइनस ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप माइनस ही लेके चलें, क्योंकि जो इनिशियली आपको देखने को मिले उसी को आप माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपको पता है इसकी वैल्यू होती है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसको नीचे की तरफ उस पर एक पुलिंग फोर्स एक्ट हो रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहां पे नहीं है। डन। अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो 0 at the completion of motion, यानी मोशन के कंप्लीशन पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि पहले पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आके एक जमीन पे गिर गया फिर से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं वहीं पे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है जब पार्टिकल टॉप ऑफ द पोजीशन, यानी जब बॉडी टॉप ऑफ द पोजीशन पे थी उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल मैक्सिमम था, और उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं? h। कितनी मान लेते हैं? h। ठीक है, क्लियर? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, क्लियर? अगर पूछूं फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना? टॉप ऑफ द पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल केवल हॉरिजॉन्टली मूव करने लग गया होगा, उसने ऊपर की तरफ चलना बंद कर दिया था क्योंकि वो नीचे आने लग गया, है ना? क्लियर? ये सारी बातें, यानी आपने मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया यार। ये चीज ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है। मैंने आपसे बोला कभी भी 2D 3D के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, नॉट ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D और 3D के कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप बिलीव करो, आप प्लीज उन्हें 2 पार्ट में ब्रेक करके ही सॉल्व करें। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहां पे एक्सेलरेशन 0। आपको पता है एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट हो गया 0, आपको पता है प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लेते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लेते हो। जैसे मैंने कैलकुलेट करना है टाइम टेकन to reach at the top तक जाने में कितना समय लगा, अब टाइम निकालना है। टॉप पे पहुंचा क्यों? क्योंकि मोशन वर्टिकल थी, इस वजह से टॉप पे पहुंचा। इनिशियली बॉडी को, यानी इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आपने सिंपली क्या लिखा है? Vy इज इक्वल टू
यू वाई प्लस ऑफ ए वाई टी, वी वाई कितना है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ए की वाई के माइनस ऑफ जी टी, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब टॉप तक पहुंचने में लगा समय कितना है, टॉप तक पहुंचने में लगा समय यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर तक फिर वो हवा में थी, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगा होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है नीचे उतना ही टाइम लगा, टाइम इक्वल, तो आपको पता है टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ये टोटल टाइम लग गया। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लिया। मैंने बोला प्रोजेक्टाइल की कोई भी केस आ जाए आप इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व करेंगे, और कोई जरिया नहीं हो, कोई तरीका ही नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। अब दोनों में कॉमन क्या है, टाइम। आपको पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल मैक्सिमम था वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का आधा हिस्सा कवर करने में कितना टाइम लगा, इतना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का पूरा हिस्सा कवर करने में कितना टाइम लगा, इतना। क्योंकि आपको पता है दोनों मोशन में कॉमन क्या चल रहा होगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो उतनी उसी टाइम पे वो आगे भी तो जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे वो आगे भी तो जा रही है। इसका मतलब टाइम दोनों में कॉमन चल रहा है। वहीं पे फिर मुझे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अगर मुझे प्रोजेक्टाइल की हाइट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन से फॉर्मूले आप यूज कर लो, वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2ay/sy। वी वाई कितना है 0 उस पॉइंट पे, यू वाई कितना है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g फॉर द h, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कोई प्रॉब्लम हुई है ना भाई, मुझे सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा आराम से। वहीं पे मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला सिंपल हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना था कहते हैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दिया। U कितना है, U cos थीटा। टाइम टेकन कितना है, 2u sin अपॉन जी। तो मेरे पास यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta upon g. This is the formula for range of the projectile. Horizontal displacement. Equation of motion से simply solve किया है, कोई भी ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। मैंने बोला कि 2D का यानी मोशन प्लेन का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसे स्टडी में ले लो कि यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो कि मैंने मोशन में आपको पढ़ाया है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपने यहां पे। आपके दिमाग में कभी भी ये चलना ही नहीं चाहिए कि पाथ पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, नो, आपके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको पता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से बेसिक से फॉर्मूले। मैं तो कहता हूं ये फॉर्मूले भी आपको नहीं याद है, काम चलेगा भाई। मैंने तो डेरिवेशन पार्ट ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट क्यों यूज कर लिए, क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा रहा हूं, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया करना, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने टॉप ऑफ द पॉइंट, एंड ऑफ द पॉइंट, इसकी डिस्कशन कर ली है। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन को लेते हैं और इस प्रोजेक्टाइल में कोई एक रैंडम पॉइंट पे कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। रैंडम पॉइंट का मतलब उस पाथ में पे कहीं पे भी एक एंगल पे थ्रो करना, पार्टिकल का इस टाइप से मूव करना, इस पोजीशन यानी ये पार्टिकल पोजीशन है दैट इज x, y, this is y for the vertical displacement and x for the horizontal displacement. Time taken to reach at that point, reach
दैट इज टी, है ना। इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगा, दैट इज टी। क्लियर? कितनी वेलोसिटी यू वेलोसिटी थ्रू किया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ। इसको हम बोलेंगे यू वी एक्स और इसको हम बोलेंगे वी वाई, है ना। मतलब जो पॉइंट है मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं। उसकी वेलोसिटी यहां पे v मान लेते हैं और v का एक कंपोनेंट यहां पर और v का एक कंपोनेंट यहां पे, दैट इज वी एक्स एंड वी वाई। आपको पता है वी एक्स और यू एक्स बराबर ही होंगे, वी एक्स और यू एक्स यानी u cos थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये हम पहले से ही जानते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या होगा, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे जितनी वेलोसिटी है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। क्लियर? इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सब कुछ चीजें पता चल चुकी हैं। मैंने मोशन को फिर से वही दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन में, सबसे पहले मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, 0। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। टाइम टेकन टू रीच एट दैट पॉइंट, टाइम टेकन, आपको पता है टाइम टेकन जो है वो कितना है, t है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में अवेलेबल है। वैसे ही मैं वर्टिकल मोशन को अगर सॉल्व करूं तो वर्टिकल मोशन में मुझे क्या करना, अगर मैं पूछूं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है तो u sin थीटा। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है तो वो वी वाई मान लेते हैं, जो मुझे पता ही नहीं है, या फिर v मान लेते हैं। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, दैट इज इक्वल टू -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी कॉज है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप उसे y नाम दे देते हैं। और आपको पता है कि बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास। क्लियर? तो ये आपके पास वर्टिकल मोशन की सारी इंफॉर्मेशन। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन की आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके लिए दोनों में कॉमन क्या है, टाइम टेकन है, सॉरी टाइम टेकन टू रीच एट द पॉइंट, टाइम भी t है, दोनों के लिए टाइम कॉमन है। ठीक है? अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपके पास s इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर लगाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना, x, u कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम, एक्सेलरेशन 0 है तो यहां से टाइम की जो वैल्यू है वो x अपॉन u cos थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है? यहां पे अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो y इज इक्वल टू मिलेगा ut प्लस ऑफ हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, t माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt स्क्वायर। मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है। यानी मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये तय करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं पूछूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइनल कितना है तो वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदल जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए v इक्वल टू u प्लस at यूज कर सकते हैं, जो मैंने जस्ट भी कुछ देर पहले किया। बस फर्क इतना सा है, इस वाले केसेस में, इन वाले केसेस में मैं एंड पॉइंट्स के सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। लेकिन अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, एक रैंडम पॉइंट, जो भी कोई पॉइंट है इसमें। अब इन दोनों को देखें अगर ध्यान से तो आपके पास है y इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस ऑफ t माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये पहला समीकरण, और x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t है दूसरा समीकरण। अगर मेरे पास x और y मुझे कोई रिलेशन निकालना है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t by equation second, by the equation second and put in first, तो यहां से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x upon u cos थीटा, और आपको पता है x upon u cos थीटा से इसको रिप्लेस कर सकते हैं
तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी फॉर द x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास y इज इक्वल टू मिलता है u से u कैंसिल यानी x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने एक्चुअली x और y में रिलेशन इसलिए बनाया कि मैं जो पाथ है उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहता था, यानी कैसे कैसे x बदलेगा तो उसे मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको आप ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी जो पाथ है उसकी इक्वेशन, यानी x में जैसे जैसे बदलाव होंगे वैसे वैसे y में बदलाव होंगे, उसको इक्वेशन। अगर ध्यान से आप देखो तो अगर मैं tan थीटा को a और g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू मिलेगा ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर, यानी देयर इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, y और x के बीच में एक रिलेशन है और ये रिलेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो 100% ये जो ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, ये जो पाथ की ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, 100% ये पैराबोला है, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि क्या पाथ की ज्योमेट्री पैराबोला होती है, क्या ये जो ज्योमेट्री बनके तैयार हुई पैराबोली हो रही, तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन है तो क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक रिलेशन है x और y के बीच में। इसका मतलब x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन आपको पता है आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक और सॉरी यहां पे जो ज्योमेट्री देखने को मिल रही है वो ज्योमेट्री कैसी है, पैराबोला दिखाई देगी। क्लियर है? ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। इधर मेरे पास मिला y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है x जब जीरो था तो y भी कितना था, जीरो था, है ना। प्लेस करके देख लो आप, x जब जीरो था y कब था, जीरो था। और अब जब x की वैल्यू r/2 थी तो y की वैल्यू h थी। देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब रेंज का आधा तो y कितना था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h था। सॉल्व करके आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और x की वैल्यू जब r थी तो y फिर से आपको जीरो मिलता था। आप x की जगह r प्लेस करोगे, r/2 प्लेस करोगे, उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंट आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आपको पता है कि अगर मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए मैं dy/dx की वैल्यू को जीरो के बराबर प्लेस कर दूंगा, dy/dx की वैल्यू जीरो के बराबर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमा, इस फंक्शन का मैक्सिमा यानी मुझे y मैक्स मिल जाएगा और 100% उसे h के बराबर होना पड़ेगा कि नहीं। अरे ये तो बात आपको पता ही होगी। डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x tan थीटा माइनस ऑफ d/dx ऑफ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, tan थीटा बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। इसको जीरो के बराबर रख दो तो tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2xg अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा अपॉन g इज इक्वल टू x। यहां से आप लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू x। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यानी u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में g और है, क्लियर? तो ये मेरे पास रिजल्ट। तो यहां से आप x के टर्म्स में कैलकुलेशन करने निकल जाते हैं।
एक्स की आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलने लग जाती है, यानी रेंज की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाने लग जाती है। रेंज का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, मुझे मिला था यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मिला था ना। तो यहां से आपको वही रिलेशन देखने को मिल रहा है फिर से। तो आपको पता है इस फंक्शन का मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। क्लियर है? डन। तो जब मेरे पास क्या था, मैंने y को मैक्सिमम करा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2 आ गई कि नहीं, r/2। यानी जब y मैक्सिमम होता है, यानी अगर मैं r/2 प्लेस कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप इस टाइप से चीजों को समझने की कोशिश किया करो, कई बार डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पिक होके आ जाता है। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन का लेके मैंने बोला ना कि आप उसको ब्रेक करना सीखो, आप उसको तोड़ना सीखो। यहां पे कोई बहुत एक ऐसी एनालिसिस नहीं है जिसकी इंटरप्रिटेशन आपके पास नहीं है। डन? आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल यहां पे आपको आने वाली नहीं है। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल और भी डिफरेंट सिचुएशन में देखने को मिल सकती है, जैसे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, किसी टावर से प्रोजेक्टाइल को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टावर बना देना जिसकी हाइट h है। एक एंगल पे जब आप एक वेलोसिटी अपने u से थ्रो किया तो आपको पता है पाथ आपको कुछ ये देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि आप प्लीज इस बात को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना सीखें कि आप उसे ब्रेक कर दें, दो पार्ट में ब्रेक कर दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आप देखें तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल मोशन है, यानी मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टली अपने बॉडी कितनी वेलोसिटी थ्रू फेंका था u से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक है, इसका नाम आप रेंज रख सकते हो। टाइम टेकन टू कंप्लीट द मोशन, वही कॉमन है, टाइम तो दोनों मोशन के लिए कॉमन है t, एक्सेलरेशन 0। आपने फिर से हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग लिख लिया। और वहीं पे अगर आप वर्टिकल मोशन को लिखने चलते हैं तो वर्टिकल मोशन में आप देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, आपने पार्टिकल को वर्टिकली थ्रो ही नहीं किया था, इनिशियली आपने थ्रो ही नहीं किया था। क्लियर? थ्रो ही नहीं किया था। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है आपको। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। टाइम ऑफ फ्लाइट या कंप्लीट द मोशन वो आपके पास कॉमन है t, तो वर्टिकल मोशन को आपने अलग लिख लिया। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को आपने अलग लिख लिया, वर्टिकल मोशन को आपने अलग लिख लिया है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है आपने सिंपली क्या करना है, आपने दोनों से रिलेशन, टाइम को कॉमन फ्रेम में रख के, अब मैं पूछा कि एक काम करो, टाइम टेकन टू कंप्लीट द मोशन, टाइम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ a फॉर द g इंटू टी स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2h अपॉन g इन अंडर रूट, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, मैंने अलग किया। रेंज आपके पास है, u कितना है, u आपके पास u है, और टाइम आपके पास कितना है 2h अपॉन g, यानी x की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी। अगर r मान लो या फिर x मान लो, तो आपने एक बात नोटिस की कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, सिंपली फ्री फॉल के केस में भी उसे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अगर आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, या फिर उसको एक ऐसे यूं फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तब भी उसको टाइम नीचे तक जाने में उतना ही टाइम लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस यहां पे देखने को मिल सकता है। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस और भी देखने को मिलता है, द मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन और द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। लेकिन प्रीवियस अगर मैं कुछ ईयर्स की एनालिसिस देखूं,
अप्रोचेस देखूं तो वहां पे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ ही क्वेश्चन देखा जा रहा है। मैंने बोला सबसे पहले अपने बेसिक्स को इंटरप्रेट करते हैं। कंपटीशन, जब एक टफ कंपटीशन की बात होगी तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट सीरीज आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पे एक डिफरेंट एनालॉजी के साथ मैं टर्म डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक सा एनालिसिस, बेसिक सी अप्रोच आप अपने इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके अलावा जब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का केस देखो, मैं इस बारे में फिर से कुछ बातें और बता देना चाहता हूं। आप जब किसी एक एंगल पे थ्रो करते हैं तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, दिस इज द रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, बाकी समय u थीटा, दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ ना कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है या डीएक्सेलरेटेड। रेंज के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूं। तो रेंज आपके पास सबसे स्पेशल पॉइंट, रेंज आपके पास होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। जब आप थीटा डिग्री एंगल फेंक रहे हैं, एक चीज और, जब आप 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल फेंकते हैं तो u² sin 2 थीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा डाल दो अपॉन g, ये मेरे पास मिलेगा u² sin 180 माइनस ऑफ 2 थीटा अपॉन g। sin 180 माइनस 2 थीटा दैट इज sin 2 थीटा, तो u² sin 2 थीटा अपॉन g। आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को किस पे, थीटा डिग्री एंगल फेंको या फिर उससे आप 90 माइनस थीटा डिग्री एंगल फेंको, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप 30 डिग्री फेंको या 60 डिग्री फेंको, आपको दोनों केसेस में मिलने वाला रेंज सेम होता है। दोनों केसेस में मिलने वाला रेंज सेम होता है। क्लियर? आपने ऐसे फेंका या फिर ऐसे फेंका तो इसका रेंज ये है और इसका रेंज ये है, लेकिन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बस एंगल इसका ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस ऑफ थीटा। यानी अगर आपने थीटा डिग्री यानी 30 डिग्री फेंका और एक को आपने 90 माइनस 30 थीटा डिग्री फेंका यानी 60 डिग्री फेंका, तो उस केस में आपको रेंज सेम मिलेगी। रेंज के बारे में पहला पॉइंट। दूसरा, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये आपको मैक्सिमम चाहिए तो sin 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। यानी जब आप एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल फेंकते हो तो रेंज आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। जब रेंज मैक्सिमम होती है यानी 45, तो हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, h इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u² sin यानी 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दैट इज u² अपॉन 4g, मतलब 1/4 ऑफ r। ठीक है, मैक्स क्या, r मैक्स। यानी जब रेंज मैक्सिमम होती है तो हाइट आपके पास मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है। ये छोटी सी बात। इसके अलावा अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कांस्टेंट होती है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, एट पॉइंट ए की बात करूं, तो उस पॉइंट पे उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mu² है, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, हाइट ही नहीं है। एट पॉइंट बी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u² cos स्क्वायर थीटा, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, h कितना है, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आप इसे ऐड करोगे तो हाफ ऑफ m u² मिलेगा। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि अगर मैं कहां पे बात करूं, मैं जहां से मैंने पार्टिकल को लॉन्च किया और टॉप ऑफ द पॉइंट की बात करता हूं, दोनों केसेस में हर जगह एनर्जी सेम है, तो यहां पे एनर्जी कंजर्व्ड होती है। बट वहीं पे अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मोमेंटम लगातार बदलता रहता है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। मोमेंटम कंजर्व नहीं होता बट एनर्जी कंजर्व्ड होती है। क्लियर? तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी एनालॉजी जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके? तो देखो, ये जो बेसिक सी एनालिसिस है, आप देखो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो ट्रिक्स, मैंने बोला ना कि आप उन्हें सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो लिखा है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड।
है ना, मैं डिक्टेट करता हूं, प्लीज देखो ध्यान से, 280 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए फेंक दिया गया। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज, मैक्सिमम हाइट अटेंड कब होगा, ठीक है। अब आपने हाइट का फॉर्मूला, अब डायरेक्ट आपके पास यहां पे फॉर्मूला ही है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो आपके पास है। अब u स्क्वायर यानी 280 का स्क्वायर इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, क्लियर। तो 280 का स्क्वायर इंटू साइन 30 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 280 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4। एक जीरो से एक जीरो हटा दो, है ना, 470 हटा दो, 235 हटा दो, तो 28 इंटू 35 कर लो, जो आंसर आए वही आपके पास इन मीटर आंसर होगा। मैक्सिमम हाइट आपके पास ये होगी, ठीक है। अब 9.8 रख के कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो 5 8 40 0 10 14 इंटू 4 2 8 0 8 9 980, यानी समथिंग 1000 मीटर आपके पास यहां पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको ये वाला मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। जहां पे कैलकुलेशन, जहां पे समझ की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं उसे यूज भी कर रहा हूँ। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, accelerate at a t is equal to 4 second, 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 second? अब देखो कार है, बना लेते हैं कार, ये कार है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद की बात करते हैं, 4 सेकेंड यानी आपके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, 4 सेकेंड के बाद यानी 4 सेकेंड के बाद हर सेकेंड वेलोसिटी में कितने के चेंज आएंगे 5 मीटर पर सेकेंड के, 5 मीटर पर सेकेंड के। इसका मतलब अब कार की इस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी कि नहीं, 5 + 5 + 5 + 5, यार कुछ कैलकुलेशन ऐसे सॉल्यूशन में मत जाया करो। ये मैं एट 4 सेकेंड की बात करता हूं, एट 4 सेकेंड की बात करता हूं। आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, आप जब ड्रॉप करोगे तो एक्चुअली वो ड्रॉप करते ही लाइक ऐसे आपने छोड़ा, कार जा रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कार की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब बॉल की भी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर कि नहीं। तो आपके पास इसका मतलब ध्यान से देखा जाए तो कार की वेलोसिटी जो है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, किसकी किसकी बॉल की। तो इसका मतलब अब सिचुएशन कुछ और बन के तैयार हुई, बॉल इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ड्रॉप की गई तो इसका मतलब उसका पाथ कुछ इस टाइप से होने वाला है, क्लियर है ना। अब पूछा गया कि व्हाट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद उसका एक्सेलरेशन बॉल का कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहले आपको पता है कि बॉल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पॉइंट पे, और आप मुझे बताओ अगर मैं पूछूं कि उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना था, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, था कि नहीं, अरे बोलो ना यार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है ना। यानी जब बॉल को आपने लीव किया, छोड़ा, तो उसने वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है उस टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि जब आपने ड्रॉप किया था उस टाइम उसने एक एक्सेलरेशन और अचीव किया, वो एक्सेलरेशन कितना है, ये है। 6 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब देखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप सोच के देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप देखो कितना हो जाएगा। जिस मोशन में होती है, जिस सिचुएशन में होती है, वो उसी सिचुएशन को एक्वायर कर लेती है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80, v u कितना है, u कितना है दैट इज 20 प्लस ऑफ a कितना है 5 इंटू t फॉर द 6, कितना आ जाएगा आपके पास 20 प्लस ऑफ 30, 6 पंजे 30 यानी 300, यानी आपके पास क्या ये 320 दिखाई देगा कुछ 320। हाँ 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड के बाद नहीं, कितने सेकेंड के बाद
मेरे पास यहां पे क्या है 6 सेकंड पे, एट 6 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तो गुजरे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। u कितना है 20, a कितना है 5 और t कितना है 2, यानी 20 प्लस ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो इनिशियली v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। v कितना है पता नहीं, u कितना है 0, a कितना है 10, t कितना है, t कितना है 2 सेकेंड, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब आपने छोड़ा था तो जो वेलोसिटी थी उसने एक्वायर कर ली थी कितनी, यानी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखी जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। और आप मुझे बताओ 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी ये कौन सी रहेगी 20। इसका मतलब आपको पता है अगर पार्टिकल यहां होगा तो उसका एक कंपोनेंट ये रेजोल्यूशन यानी अंडर रूट ऑफ व्हेन टू ऑफ द वेक्टर अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, यानी द आंसर इज 20√2, यानी 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ये होगी। 2 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 सेकंड के बाद उसका एक्सेलरेशन तो केवल वर्टिकल होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20√2 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप सोच लो कि जब आपने ड्रॉप कर दिया इसका मतलब आप कार के अंदर तो हो नहीं, तो बॉल ने जो है वो वेलोसिटी, तो हम गलती कहां पे करते हैं, गलती हम यहीं पे कर देते हैं। हम सोचते हैं बॉल ने भी वो एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया। अगर छोड़ते समय की बात की जाती, उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती, तब तो हम ये कह सकते थे कि बॉल का इनिशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अब वो कार से बाहर है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा v इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 से 2 सेकंड के पश्चात उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20√2, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा केवल और केवल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। डन? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, लिखा 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of the 2 buildings 100 meter apart and the same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the bullet collide? कहां पे वो collide करेंगे? 2 bullets are fired horizontally, ये आपके पास एक बिल्डिंग, simultaneously towards each other from the rooftop of the 2 building 100 meter apart, same height, दोनों का सेम हाइट ले लेते हैं 200 मीटर और इसका 200 मीटर, ये आपके पास कितना है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से, इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? ठीक है? तो आपको पता है ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे बोले कि वेयर एंड व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड, कहां वो कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने का कंडीशन क्या है आपके पास, कोलाइड करने का कंडीशन आप देख लो, आपके पास लगभग सिमेट्रिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। सिमेट्रिक सिचुएशन कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, यानी जब दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये भी बोल सकते हो, या फिर जब दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये भी बोल सकते हो आप, है ना। और टाइम तो दोनों के लिए कॉमन, जितना टाइम उसको यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम उसको यहां से यहां तक लगेगा। तो अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक दोनों के लिए कॉमन टाइम, ठीक है, ये आपके पास 200 मीटर है, ये आपके पास कोई एक डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप x नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर, वो यहां पे मीट करता है, क्लियर है, यहां पे मीट करते हैं क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है, ये तो पता ही आपको, या फिर टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x/g होगा, टाइम इज इक्वल टू 2x/g, ठीक है, क्लियर। अगर ये आपके पास 50 मीटर होगा तो ये भी आपके पास कितना होगा 50 मीटर, 50 मीटर हाफ ऑफ द सिचुएशन पे मिलेगा, तो बीच में ही ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है कितना होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, u अंडर रूट ऑफ 2h/g, u अंडर रूट ऑफ 2h/g, ये रेंज होता है। अब रेंज आपके पास कितना है 50,
क्लियर? 50। तो आपके पास ये आया 50 इज इक्वल टू यू, यू कितना है 25 अंडर रूट ऑफ 2h कितना है x अपॉन g फॉर द 10, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 इज इक्वल टू 2x अपॉन 10, तो ये 40 इज इक्वल टू 2x x इज इक्वल टू 40 बाय 2, दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कितनी हाइट? 20 मीटर। दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, 20 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड एट द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर तो ऊपर से, तो नीचे से कितना होगा? नीचे से कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, कितनी देर मान ले मिला? टाइम कैलकुलेट करो, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h, अगर x की वैल्यू में 20 डाल दूं अपॉन g फॉर द 10, 10 2 जा 20, यानी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद मिलेंगे, 2 सेकेंड के बाद मिलेंगे, और कितनी हाइट पे? आप आफ्टर 2 सेकेंड एट द हाइट ऑफ, आफ्टर 2 सेकेंड एट द हाइट ऑफ 180 मीटर। आप ऐसा ये सिचुएशन मान लेते हैं। तो दोनों के लिए जो कॉमन सिचुएशन थी मैंने उनको फ्रेम कर लिया। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पता होंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्वेश्चन ये है, when an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreases to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 is to x2 will be। ठीक है, सबसे पहले when an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane, long smooth inclined plane से फेंका गया, ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन केप्ट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कितना है? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ अलोंग द प्लेन दिस। तो 60 डिग्री मींस एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका लाइक दिस, कितना एंगल बनाते हुए? ये एंगल जो है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर? अब आपने क्या किया, दूसरा प्लेन को आपने वही, ये आपके पास एंगल तो है कितना? अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीजेस टू 30 डिग्री, अच्छा इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, सॉरी, इंक्लाइनेशन पहले कितना है? इंक्लाइनेशन जो है वो है 60 डिग्री। आपने उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे फेंका, कितने पे? अल्फा पे, और आपको पता है वो ऐसे गया। कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुई? दैट इज x1। ठीक है, आपने एंगल जो है वो दूसरी सिचुएशन के, आपके पास दूसरी सिचुएशन है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री कर दिया, लेकिन आपने जब थ्रो किया उसको एक एंगल पे, कितने एंगल पे? अल्फा पे, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है दैट इज x2। तो मुझे कैलकुलेट करके देना है x1 is to x2, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पहले वाले केस में अलग है, वेलोसिटी सेम है, यहां पे u से फेंका गया था, एंगल आपके पास ये कुछ और था, देन x1 is to x2। रेंज कैलकुलेट करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर मैं इंक्लाइनेशन की बात करूं, इंक्लाइन सिचुएशन की बात करूं, तो इंक्लाइन सिचुएशन पे होता क्या है बता देता हूं आपको मैं। पहले एक थॉट समझो कि अगर जब पार्टिकल यहां था या फिर कहीं पे भी था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ था? जी था इधर की तरफ। जी को थोड़ा सा ऐसा बढ़ा लो आगे तरफ, जी का एक कंपोनेंट यहां पर, एक कंपोनेंट आप यहां पर कर दो। ठीक है, ये एंगल कितना है? 60, ये कितना है? 90, तो ये कितना है? 30, ये 60, 90, 30, तो ये कितना हो गया? 60। तो ये आपके पास हो जाएगा जी cos 60 और दिस इज द जी sin 60, जी sin 60। क्लियर? आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका था? u से फेंका था, यानी आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी टाइम टेकन टू रीच एट द टॉप, यानी यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? तो आपके पास क्या हो जाता है? 2 टाइम इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपॉन g, लेकिन g की वैल्यू अब बदल चुकी है, 2u sin अल्फा अपॉन g। g आपके पास कितना है? g आपके पास है एक्चुअली g cos 60, ये टाइम है।
रेंज कैलकुलेट करना है तो एस एक्स x1 इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है, u cos अल्फा t माइनस ऑफ हाफ ऑफ g cos sin 60 इंटू टी स्क्वायर। ये वाला t आप यहां पे प्लेस कर सकते हो, x1 आ जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, u cos अल्फा इंटू t की वैल्यू कितनी है 2u sin अल्फा अपॉन g cos 60 minus half of sin 60 into t square for the 2u sin alpha upon g cos 60 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट तो वही है, ये x1 आ जाएगा। अब x2 है, x2 में जहां पे आपके पास 60 था वहां पे क्या कर दो, u cos अल्फा 2u sin अल्फा अपॉन g cos 60 की जगह cos 30 माइनस ऑफ हाफ ऑफ sin 30 2u sin अल्फा अपॉन g cos 30 का होल स्क्वायर। ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, आप रेशियोज का फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिन पर सिचुएशंस को अपने इंटरप्रिटेशन में रखना है। मैं कुछ होमवर्क भी आपके लिए लेके आया, कुछ सिचुएशन। मैंने बोला ना कि अगर आप ये टर्मिनोलॉजी यानी ये थॉट आप अच्छे से समझते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं इसे डिस्कस भी कर लूंगा कल, ये भी आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क करो, ये भी एक स्क्रीनशॉट लो, इसका होमवर्क करो, ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। कल के सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चन और इंटरप्रिटेशन में होंगे और इसके अलावा एक कोई टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं और अधिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।